आज की इस वीडियो में हम ऐसी जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, भले आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 5 अलग अलग तरीके की नौकरियों की। जो IWAI है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पास है। तो ये 100% सरकारी नौकरी होने वाली है। जैसे आपकी PSU की जॉब होती है ना, आप उसके इक्विवेलेंट इसको समझ सकते हो। तो आज की इस रिक्रूटमेंट के अंदर 5 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। चलिए इन 5 जॉब्स को देखते हैं और इनकी सैलरी भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली जॉब है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, लेवल 11 की नौकरी है। बिल्कुल फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसकी जो सैलरी की आप रेंज देख रहे होगे 67,700 से लेकर के 2,87,100 वाली जो पे बैंड है ये उसका है। तो ये आपकी क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है। 40 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सैलरी मोटा मोटा इन हैंड आपको बताऊं तो 1,05,000 1 लाख के आसपास के अंदर सैलरी आपकी होगी। ये क्लास 1 ऑफिसर से भी ऊपर लेवल की नौकरी है। उसके बाद है आपका EDP असिस्टेंट, ये लेवल 6 की नौकरी है। इसके अंदर आपकी सैलरी 50,000 के आसपास होगी और इसके अंदर 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वे GHS, इसके अंदर भी आपकी लेवल 6 की यानी 50,000 रुपए महीने की सैलरी है। इसके अंदर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे की पोस्ट है स्टेनोग्राफर, लेवल 4 की नौकरी है और आपकी LDC लेवल 2 की नौकरी है। स्टेनोग्राफर के अंदर आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 35 से 40,000 के बीच में और जो आपको LDC है इसकी जो सैलरी होगी ये होगी आपकी 25 से 30,000 के बीच में। दोनों ही पोस्ट के अंदर 27 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई वो 5 नौकरियां जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एज के बारे में आपको पता चल गया, सैलरी के बारे में पता चल गया। ऑलमोस्ट सारी नौकरी के अंदर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और नीचे की जो 2 पोस्ट है स्टेनो और LDC, इसी के अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि भाई इस फॉर्म को कब से भर सकते हो और कब लास्ट डेट है। तो 18 नवंबर 2022 से इसको फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना और 17 दिसंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। याद रहे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो, ना ही करना। कोई फॉर्म बेच रहा होगा, नकली होगा, पैसे मत देना। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी ऑफिशियल जो लिंक होती है मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। HTTPS से स्टार्ट होती होगी वो लिंक और आपको लिंक पूरी की पूरी दिखेगी, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। उस लिंक को पहले चेक करना अप्लाई करने से पहले, वरना आपके पैसे कहीं और ले जाएगा कोई। बहुत ज्यादा फेक नकली रिक्रूटमेंट की लिंक्स चल रही है इस नौकरी की। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, जितनी भी चीजें कर रहा हूं ना इस वीडियो में, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई ऑनलाइन की भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की भी, आप वहां पे जाना, मेरे आर्टिकल पे जाना, वहां पे सारे लिंक्स होंगे। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, वहां पे सारी सही लिंक्स हैं। इसके अलावा आपको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया चेक करके जरूर भरना क्योंकि बहुत ज्यादा नकली लिंक्स चल रही है। ठीक है, तो डेट्स की हमारी बात हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। जनरल और OBC सिर्फ इन्हीं दोनों का 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और हमारा SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो जो EWS वाले हैं फाइनली आपके लिए, चूंकि आप फाइनेंशियली बैकवर्ड हो तो आपके लिए भी फीस का रिलैक्सेशन जरूर मिलना चाहिए। भले एज का मिले चाहे ना मिले, लेकिन फीस का जरूर मिलना चाहिए था। तो यहां पर जरूर मिल रहा है आपको। 300 रुपए फीस यहां पे कम है, 200 रुपए ही एप्लीकेशन फीस है। तो ये हो गई फीस की बात। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के एज के क्राइटेरिया आपको पहले ही बता चुका हूं सारे के सारे पोस्ट की। उम्र का आपको पता है, एजुकेशन का नहीं पता है, वो हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर ना बहुत अलग अलग लेवल्स की नौकरियां हैं। बहुत ऊपर लेवल 11 से लेकर के लेवल 2 की नौकरियां हैं। तो आपको ये समझना है कि सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होने वाली है। हाँ, एक पॉइंट आपको यहां पे बता देता हूं कि पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो ना, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई सारे पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, इन सारे पोस्ट में से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके पूरे के पूरे कंट्री में अवेलेबल है। ये 2 बातें जानना आपकी बहुत ज्यादा जरूरी थी। हाँ, इसकी नौकरी की पोस्टिंग भी आपके पूरे के पूरे कंट्री में कहीं पे भी हो सकती है। तो तीसरी बात ये भी जानना जरूरी था। तो चलिए एलिजिबिलिटी में हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले पोस्ट का। तो यहां पर जो सबसे पहला पोस्ट है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले फ्रेशर में अगर आप CA हो, फाइनल के दोनों ग्रुप आपके निकल चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप मेंबर हो ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स या फिर ऑडिट सर्विस के तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अप्लाई कर सकता है। कुछ लोग के आसपास से सर के ऊपर से निकल गया होगा, निकल गया कोई नहीं, नेक्स्ट पोस्ट पे आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट
वो और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों जो सारा के सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं, मेंबरशिप नंबर मिल चुका है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। और अगर ऐसा नहीं है लेकिन आपने बीकॉम कर लिया है, बीबीए कर लिया था, या फिर आपने एमबीए कर लिया था फाइनेंस में, एमबीए रेगुलर होना चाहिए, या फिर आपने कोई भी कॉमर्स की डिग्री की थी और उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है किसके अंदर, फाइनेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, और आपका ये एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो, पीएसयू के अंदर हो, या फिर प्राइवेट के अंदर भी हो, और लेवल 10 वाली आपका होना चाहिए। अगर आप सरकारी में हो तो लेवल 10 का यानी क्लास 1 ऑफिसर का 5400 ग्रेड पे वाली आपकी नौकरी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट में हो तो आप समझ लीजिए आपको सुपरवाइजर लेवल पे, एटलीस्ट आप सुपरवाइजर लेवल पे या फिर टीम लीडर लेवल पे या फिर मैनेजर लेवल पे आप 5 साल अगर कहीं पे पोस्टेड थे, कहीं पे आपने काम किया है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो बिना सीए या फिर बिना सीएमए के डिग्री के भी। अब हम नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा ईडीपी असिस्टेंट। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में ग्रेजुएशन किया हो और उसका 1 साल का डाटा एंट्री ऑपरेशंस में एक्सपीरियंस हो। डाटा एंट्री ऑपरेशन का एक्सपीरियंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसका सर्टिफिकेट लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है। और डिग्री का मतलब क्या क्या, बीटेक अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बीटेक भी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकता है यहाँ पे, जिसका बीएससी मिक्स है ना, एक फिजिक्स भी है कि वो भी है, पता ही नहीं क्या चीज में बीएससी है, वो नहीं कर सकता यहाँ पे अप्लाई। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकता है, बीएससी आईटी कर सकता है। तो आपका अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस में है या फिर बीबीए है, ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो, अप्लाई आप कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट। ना ही ऊपर की किसी नौकरी में परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है, ना यहाँ किसी है, और ना ही आगे कहीं पे होगा किसी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट। करेस्पॉन्डेंस से जो लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय एमबीए के। जो लोग एमबीए हैं वो रेगुलर डिग्री वाले होंगे तो ही अप्लाई कर सकते हैं, वरना उनको एक खास फायदा नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न में। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारा जीएचएस का। जीएचएस का ध्यान से सुनिएगा। जीएचएस की जो हमारी पोस्ट है जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, इसके अंदर अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, यानी बीटेक आपने किया या फिर बीए किया, अप्लाई कर सकते हो। नहीं किया है लेकिन आपने डिप्लोमा कर लिया है, लेकिन डिप्लोमा के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाइड्रोग्राफी के अंदर, तो अप्लाई आप कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो लैंड सर्वेयर का आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी काम चल जाएगा। ये भी नहीं है तो SR1 या फिर SR2 का सर्टिफिकेट हो इंडियन नेवी में, वो भी 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ हाइड्रोग्राफी के अंदर, तो अप्लाई कर सकता है। जो किसी का नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, किसी को होगा ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई कौन हो आप जिसका ये एक्सपीरियंस है। और अगर ये एक्सपीरियंस है ना तो भाई आंख बंद करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा फॉर्म आपके लिए नहीं है। अब अगले 2 पोस्ट पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल 12th के लिए है। तो उसके बाद है हमारा स्टेनोग्राफर डी और एलडीसी, दोनों का साथ में देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर डी जो है इसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन स्किल चाहिए। यहाँ पे स्किल के अंदर चाहिए आपको शॉर्ट हैंड की स्किल। स्टेनोग्राफर की नौकरी है तो शॉर्ट हैंड चाहिए होगा। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्शन आपको करना पड़ेगा, जिसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा 65 मिनट्स में इंग्लिश में, 75 मिनट आपको हिंदी में, वो भी मैनुअल टाइपराइटर के अंदर। अगर आपको एक कंप्यूटर देते हैं तो 50 मिनट के अंदर ही आपको इंग्लिश में और 65 मिनट के अंदर ही आपको हिंदी में ये टाइप करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर की नौकरी के अंदर शॉर्ट हैंड की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जिसको नहीं पता है, मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अप्लाई तो कोई भी 12th पास कर सकता है इस पोस्ट के लिए। हाँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये हार्ड है। इसके अंदर टेस्ट क्या होगा, 10 मिनट के लिए आपका एक पेपर से वो लोग पढ़ेंगे जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पढ़ेंगे। उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखना होगा शॉर्ट हैंड में, और शॉर्ट हैंड से आपको नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में टाइप करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली टेस्ट होगा। तो ये आपको टफ लग रहा है तो मत अप्लाई करेगा, फालतू में फीस भी ज्यादा है। नेक्स्ट पोस्ट को अप्लाई करेगा जो कि एलडीसी। एलडीसी के अंदर कोई भी 12th पास तो अप्लाई कर ही सकता है। साथ में आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ये। लेकिन ये टाइपराइटर की स्पीड है। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करोगे तो इंग्लिश में 35 वर्ड चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, टाइपिंग स्पीड का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का भी आप फॉर्म भरोगे ना, वहां पर भी नहीं चाहिए होता, यहां पर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको आना चाहिए। जो कि आपको टेस्ट लेंगे तो वहां पर आपको पता चली जाएगा। और ये स्पीड ज्यादा नहीं है एलडीसी वालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो एज की रिलैक्सेशन है यहां पर दी गई है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो आपकी एज की रिलैक्सेशन होती है यहां पर मिलेगी। एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा मैं। 3 साल ओबीसी का, 5 साल एससी एसटी का, 10 साल आपका फिजिकली हैंडिकैप्ड का जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर फिजिकली हैंडिकैप्ड प्लस ओबीसी तो 13 साल, फिजिकली हैंडिकैप्ड प्लस एससी एसटी तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो इसके बाद हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, किसमें कितनी पोस्ट है, कितनी सीट्स है। तो फटाक से स्क्रीन पे देख लो आप। एलडीसी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है,
स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 4 पोस्ट है, जीएचएस के लिए आपके 3 पोस्ट है, हाइड्रोग्राफी वालों के लिए, ईडीपी असिस्टेंट यानी कंप्यूटर वाले के लिए 1 है और डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस अकाउंट्स के लिए 2 पोस्ट है। सीट्स को देख के डरेगा नहीं, इस फॉर्म को कोई नहीं भरता है, बहुत कम लोग भरते हैं, 1 लाख लोग भी टच नहीं कर पाते, 50, 60 हज़ार 70 हज़ार में निपट के रह जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन पार हो रहा होगा ना, आप एलिजिबल होगे तो जरूर भरना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। देखिए कुल मिलाकर के पर सीट कंपटीशन वही पड़ जाता है, 100 सीट हो और 2 लाख बच्चे भर दें, 2 सीट हो लेकिन 2000 बच्चे भरें, तो एक ही बात हो गई वो एक तरीके से, समझ रहे हो। मतलब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं तो सीट्स भी बहुत ज्यादा है भाई, वही कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, फॉर्म को हाथ से जाने मत दें अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार कर पा रहे होंगे, स्पेशली अगर आपने 12th वालों को छोड़ करके अगर ऊपर का किसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार कर पा रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर अब यहाँ पे नौकरी लगेगी कैसे। चलो भाई एलिजिबिलिटी पार हो गई, फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, अब नौकरी कैसे लगेगी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है यहाँ पे। तो देखिए हर नौकरी का यहाँ पे अलग अलग पैटर्न है, सारी नौकरियों का मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, लास्ट की 2 जॉब जो है 12th वाली वो थोड़ा आराम से बताऊंगा, तो आप स्क्रीन पे देखना शुरू कर दो। अच्छा हाँ, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सारी की सारी पोस्ट के लिए एकदम ही अलग चीजें हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये सोच के मत चलिएगा, सारों को ध्यान से सुनना है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट के लिए देख लेते हैं, जो कि हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए था, जिसमें कोई भी सी अप्लाई कर सकता था। यहाँ पे 2 लेवल पे है, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 के अंदर जो आपका है उसके अंदर आपके 4 पेपर होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन के होंगे और 25-25 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आपका होगा टायर 2। ये टायर 1 और टायर 2 एक साथ इकट्ठा एक ही दिन हो जाएगा, 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में। टायर 2 आप देखोगे तो इसके अंदर आपके 10 पेपर होंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, पूरा आप देख सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक होगा आपका। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। दोनों को मिला करके आपको इकट्ठा 3 घंटा 20 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा, आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा और ये दोनों ही पेपर को पास करना जरूरी है। टायर 1 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, टायर 2 को तो पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब टायर 1 भी पास करना ही है आपको, लेकिन टायर 2 आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। ठीक है, दोनों ही पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, इंग्लिश के सब्जेक्ट को छोड़ करके। इसके अलावा कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने वाला है, ना ही सेक्शनल टाइमिंग होने वाली है, कि हर सेक्शन में आपको पास होने की जरूरत नहीं है और हर सेक्शन में आपकी टाइमिंग भी नहीं होगी, इकट्ठा आपको टाइम मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। अब जो इसको पास कर जाएगा वो आएगा स्टेज 2 में। अब कुछ है ही नहीं, बस रिटन टेस्ट जो था यही था। स्टेज 2 के अंदर आपकी डिग्री के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, स्क्रीन पे देखिए अच्छे से आप। डिग्री अगर आपकी बीकॉम है, ये टोटल देखिए स्टेज 2 है जो आपका, उसके अंदर 2 पार्ट है, पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, टोटल 10 मार्क्स का ये है, यानी डिग्री पे नंबर मिलेगा। अगर आप सिर्फ बीकॉम हो या बीबीए हो, कुछ भी हो, तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, कॉमर्स की डिग्री लिए हुए हो तो। लेकिन अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, भी फाइनेंस में एमबीए, वो भी रेगुलर वाला, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यही मैं कह रहा था, अगर आपने एमबीए किया करस्पॉन्डेंस से, बीकॉम प्लस एमबीए या फिर बीबीए प्लस एमबीए, तो एमबीए की कोई गिनती नहीं, अगर करस्पॉन्डेंस एमबीए तो बीबीए के ऊपर ही आपको 2 नंबर दे देंगे। तो आपको समझ में आया, अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया होगा तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 प्लस ऊपर का 2 7 हो जाएगा आपका। चलिए आगे और देखिए, इसके बाद आपका लिखा हुआ है, अगर आप बीकॉम प्लस ऊपर वाला, मतलब पहले 2 चीजें आपने दोनों किया, यानी बीकॉम प्लस सीए या फिर बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, या और बीबीए भी हो सकता है इसके अंदर, तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप बीकॉम भी किया हुआ है, आपने सीए भी किया हुआ है या फिर सीएमए भी किया हुआ है और साथ में आपने एमबीए भी किया हुआ है, तो आपको 10 में से 10 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, यही है आपका सब्जेक्ट वाइज मार्किंग। इसके अलावा इंटरव्यू होगा जो कि 10 नंबर का होगा आपका। सिलेक्शन फाइनल जो होगा आपके, जो अकाउंट्स का जो पेपर है 100 नंबर का, वो प्लस ये 20 नंबर में से जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं में से टॉप 2 स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं मेरे कंप्यूटर साइंस वाली नौकरी के ऊपर। कंप्यूटर साइंस वाली नौकरी का आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक से यहाँ पर नहीं दिया गया है पर मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना है आपको सेक्शन ए के ऊपर, जिसके अंदर लिखा गया है 100 नंबर का आपका पेपर होगा जो कि टेक्निकल नेचर में होगा। नीचे लिखा हुआ है सेक्शन ए कि आपको पूरा का पूरा क्या चीज के ऊपर पेपर होगा आपका, हर एक चीज, पहले तो बेसिक सारा कवर होगा, उसके बाद आपके पीएचपी, MySQL, जावा, हर चीज कवर्ड होगा इसके अंदर। MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट भी कवर्ड होगा। तो बेसिक वाला पार्ट है, प्लस आपके 1-2 लैंग्वेजेस के भी चीज आएंगी। उसके बाद आपका सेक्शन बी के अंदर 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। अगेन ये आपका टोटल मिला करके 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, सब कुछ मिला करके। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलग है, जो कि 1/3 है, पहले 1/2
2 थी, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्टेंट डाटा प्रोसेसिंग वाली जो नौकरी थी हमारी कंप्यूटर वाली, उसका ये पैटर्न है, बस यही 2 आपका होगा। इसके अलावा ना इंटरव्यू होगा ना कुछ होगा, इसी के ऊपर आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो इसका सिलेबस भी नीचे लिखा हुआ है हर चीज का, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां से सिलेबस भी। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट थी वो थी हाइड्रोग्राफी वाली। इसके अंदर आपके 2 लेवल पे होंगे, टायर 1 टायर 2। टायर 1 के अंदर आपका टेक्निकल जो इसका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके 5 पेपर होंगे, जिसमें वाटर इंजीनियरिंग आप देख सकते हो जो आपके टेक्निकल पेपर होंगे 5 सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट के आपके 15 क्वेश्चन है, उसके बाद 30, 15, 10 और 30, टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, ठीक है। आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका होगा 25 नंबर का टायर 2 लिखा हुआ है, जो कि आपका नॉर्मल क्वांट, एमएस ऑफिस यानी कंप्यूटर, उसके बाद आपका रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज। 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, बस यही 125 मार्क्स में आपका टोटल हो जाएगा, और जो आपका स्कोर आएगा उसी के ऊपर आपकी नौकरी लग जाएगी, और कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टेनोग्राफर के ऊपर। स्टेनोग्राफर की जो हमारी पोस्ट है, इसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो भी सिंपल है। एक रिटन एग्जामिनेशन है आपका सिर्फ और सिर्फ, जो आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर 3 पेपर होंगे, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के। क्वांट का पेपर ही नहीं है, मैथ का पेपर ही नहीं है आपका यहाँ पे। तो इसमें इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स। तो आपके टोटल होगा 120 क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 160 मिनट मिल जाएंगे, यहाँ पे 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टायर 2 जो आपका है यहाँ पे, उसके अंदर आपका क्या होगा कि आपका स्किल टेस्ट करेंगे ये लोग बेसिकली। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंप्यूटर पे 50 मिनट में टाइप करना पड़ेगा, और आप टाइपराइटर पे करोगे तो 65 मिनट में आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइपराइटर में कोई टाइप नहीं कराएगा, कंप्यूटर में ही आपको टाइप करना है। टाइपराइटर पे टाइप कराने वाला सिस्टम हो सकता है आपके लिए तब जब आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी, तो हो सकता है टाइपराइटर पे टेस्ट ले जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना मिले आपको वर्किंग प्लेस पे, ठीक है। तो बस जो स्किल टेस्ट जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी में बताया था, वही स्किल टेस्ट ले लेंगे यहाँ पर, और इसकी इन दोनों के बेसिस पे आपकी नौकरी लग जाएगी। तो हमने देख लिया स्टेनोग्राफर। अब हम एलडीसी के ऊपर रहते हैं। एलडीसी के अंदर भी 2-3 लेवल पे है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, बहुत आसान है। रिटन एग्जामिनेशन तो एक ही है, तो देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर। तो पहला, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर होगा, 4 इसके अंदर आपके टोटल पेपर होंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन होंगे 50-50 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा। ना ही कोई सेक्शनल टाइमिंग होगी, ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ होगा। 1/4 यानी 0.5 मार्क्स की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, चूंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और इसी के अंदर जो इसको पास कर जाएगा, उसके बाद उसका अलग से पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि हमारा टायर 2। इसके अंदर इंग्लिश की राइटिंग का पेपर होगा, मतलब ऐसे राइटिंग का पेपर होगा। उसके अंदर 500 शब्द होंगे, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद लेटर राइटिंग 300 से 500 शब्द, 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग 300 से 500 शब्द, और फिर 30 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्क्रिप्टिव का पेपर, जो कि आपको बस क्वालिफाई करना है, मतलब 33% आपको लेकर के स्कोर कर जाना है, तीनों को मिला करके, अलग अलग नहीं, तो आपको पास मान लिया जाएगा। इसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, वही आपको 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश और हिंदी वाली, वही आपका टाइपिंग टेस्ट लोग ले लेंगे। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड, मतलब ऐसे बताता हूँ कि अगर किसी को 0 भी आती है ना, तो बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने लगता है तो 10 वर्ड 12 मिनट मार देता है वो, और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया हुआ है तो 15 से 20 वर्ड मार देता है। और अगर आपका रेगुलर यूज में है, जिसका है ना कि हाँ भाई बचपन से 5-10 साल से यूज कर रहा है, तो 30 वर्ड 35 वर्ड की स्पीड तो उसके ऐसे ही रहती है ऑटोमेटिकली। बस हिंदी वालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिंदी सीखना पड़ता है, वरना इंग्लिश में तो मोस्टली सबकी ऐसी रहती ही है। तो यही है हमारा टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। इन सारे प्रोसेस से गुजर के आपको नौकरी मिलेगी। आई थिंक हर एक चीज़ हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा कट ऑफ की ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे। कट ऑफ आपको पता है, अलग अलग इसके अंदर बहुत सारी नौकरी आती है, सबका अलग अलग ही एकदम हिसाब था। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके अंदर कम जाएगा। पैटर्न की बात कर ले, किताब के बारे में बात कर ले, तो बुक्स जो यहाँ पर आपको पढ़नी होगी एसएससी सीजल के पैटर्न पे थोड़ा सा होगा। तो एसएससी सीजल की जो मैंने बुक्स आपको रिकमेंड की थी वही आपको पढ़नी है। जिसको नहीं पता होगा, नो और निखिल एसएससी सीजल सर्च कर ले, वहाँ पर जो किताबें हैं वो ले सकता है। सिंगल किताब जो है ना वो भी परचेज कर सकता है। यहाँ पे 25-25 मार्क्स के लिए जो आपके 4-4 सब्जेक्ट के जो पढ़ने हैं ना चीज़ें, उसके लिए आपको क्या करना, एसएससी एमटीएस का सस्ते में कोई किताब होगा तो, या फिर एसएससी सीएचएसएल का, या फिर आपका और भी इस लेवल के जो आपके यहाँ पेपर है ना, एसएससी जीडी का कोई एक पेपर, एक मतलब बुक मिलेगी जिसमें आपको चारों होंगे। पतली किताब होगी, सस्ती कोई 100-150 वाली लेना, ज़्यादा महंगी मत लेना। दिशा पब्लिकेशन की हो, अरिहंत पब्लिकेशन की हो, ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों बढ़िया पब्लिकेशन है, आप वो उठा लेना मार्केट से, आपका काम चल जाएगा। जिसको 100 नंबर 200 नंबर देना है ना, वो तो प्रॉपर एसएससी सीजल वाली किताब उठाए। हाँ, ये 12th वाली पोस्ट के लिए ना, नहीं 12th वाली पोस्ट में जो आपको पढ़ना है उसके लिए आपको एसएससी सीएचएसएल वाली किताब उठा लेना, दिशा पब्लिकेशन की। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
काफ़ी अच्छी किताब है, या फिर अरिहंत की, मैं दे दूंगा आपको लिंक। जो आप 12th वालों के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की आती है SSC CHSL की, तो वो भी हो जाएगा। और 6 दिसंबर को CHSL का फॉर्म आ रहा है, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, इकट्ठा दोनों, आपको मजा आ जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स थे सब पे डिस्कशन कर लिया, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।